दोस्तों, हम हमेशा गट फीलिंग को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन गट पर किसका राज चलता है? बिना किसी माइक्रोस्कोप के नजर भी न आने वाले मामूली से बैक्टीरिया का। गट ही नहीं बल्कि हमारी सूंघने की ताकत, मूड और हेल्थ की कमांड भी इनके हाथों में रहती है। यानी हमारी रोजमर्रा की बहुत सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है किसी दिन तारों की गिनती कर ली जाए, मगर हमारी आंतों के बैक्टीरिया उससे भी ज्यादा निकलेंगे। लोग जर्म्स के नाम से घबराते हैं, लेकिन हमारी पहली सांस लेने से आखिरी सांस लेने तक कोई ऐसा पल नहीं होता जहां बैक्टीरिया का रोल ना हो। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को सुनकर आप जान पाएंगे कि सिजेरियन सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों का माइक्रोबियल फ्लोरा कमजोर क्यों होता है, माइक्रोब्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है और एंटीबायोटिक्स के क्या नुकसान हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जेनेटिक मेकअप, हमारी कोशिकाएं और हमारा शरीर हमको इंसानी रूप देते हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग 10 ट्रिलियन होती है, जबकि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव इससे लगभग 10 गुना ज्यादा होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनको मिलाकर माइक्रोबायोम कहा जाता है, जिनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। आप खुद को इस माइक्रोबायोम इकोसिस्टम का होस्ट कह सकते हैं। इसमें तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं। इंसानी डीएनए लगभग 99.99% एक सा होता है, लेकिन जब गट माइक्रोब की बात आती है तो ये दूसरे इंसान से 10% सिमिलर भी नहीं होता। असल में हमारा माइक्रोबियम एनवायरनमेंट इतना अलग होता है कि वो हमारी पहचान बन सकता है। आप जिस माउस या पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसे माइक्रोब्स के आधार पर बाकियों से अलग पहचाना जा सकता है। आपकी हथेली की 85% माइक्रोब्स दूसरों से अलग होते हैं। इसे आप अपना माइक्रोबियल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। आपके हाथ, पेट, स्किन, हर जगह ये सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बिना आपका नुकसान किए चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर आपकी आंतों में होते हैं। यहाँ इनके दो मुख्य काम हैं। एक तो ये भोजन में आए फाइबर को प्रोसेस करते हैं और ये तय करते हैं कि आप भोजन से कितनी कैलोरीज लेंगे। दूसरा ये कि आपकी दवाइयां सही तरह से असर करें। स्किन के माइक्रोब स्किन से ही निकलने वाले पसीने और ऑयल पर जिंदा रहते हैं। पसीने की महक भी इनकी वजह से होती है। इसी महक की वजह से कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ को कम। यदि इन बातों का सार निकालें तो यही समझ में आता है कि हम सर से पैर तक माइक्रोब से घिरे हुए हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब उसके आसपास एक भी माइक्रोब नहीं होता, यानी वो पूरी तरह जर्म फ्री रहता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि माइक्रोब्स बच्चे को प्रभावित नहीं करते। गर्भवती महिला के गट माइक्रोब्स में बदलाव आ जाता है ताकि वो भोजन से ज्यादा एनर्जी ले सके और गर्भ में पल रहे बच्चे को सही पोषण मिलता रहे। लेकिन गर्भाशय से बाहर आते ही बच्चे की जर्म फ्री स्थिति बदल जाती है। स्टडीज से ये बात पता चली है कि गर्भावस्था में महिलाओं के प्रजनन अंगों में लैक्टोबैसिलस जैसे कुछ माइक्रोब्स बढ़ने लगते हैं। गर्भाशय से बाहर आते हुए बच्चा इनके संपर्क में आता है और ऐसा माना जाता है कि इनसे बच्चे पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जबकि सिजेरियन बच्चों को ऐसा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली तकलीफ से बचने के लिए लोगों का झुकाव ऑपरेशन की तरफ होने लगा है, लेकिन इससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। ये बच्चे मां की स्किन में पाए जाने वाले माइक्रोब्स के संपर्क में आते हैं, न कि उस माइक्रोबियल एनवायरनमेंट के जो उनके जन्म के लिए ही बनता है। इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि सिजेरियन बच्चों की इम्यूनिटी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों से कमजोर होती है। उनको अस्थमा, फूड एलर्जी और मोटापे का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि इस विषय पर अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। स्टडीज में वक्त लगेगा, लेकिन इसका हल जरूर मौजूद है। लेखक की वाइफ का सिजेरियन सेक्शन ही हुआ था, पर उन्होंने अपने नवजात शिशु में साफ कॉटन की मदद से माइक्रोब ट्रांसफर कर दिए थे। इस मेथड से ऐसे सभी बच्चों तक ये प्रोटेक्टिव लेयर पहुंच सकती है। माइक्रोब्स अपने वजन और मूड पर भी असर डालते हैं। आज इतने डाइट प्लान आ चुके हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन आपका वजन क्या होगा, इसमें डाइट के अलावा गट माइक्रोब्स का भी योगदान होता है। वैज्ञानिक चूहों पर यह प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने चूहों में अलग अलग सूक्ष्म जीव डाले। जब एक कम वजन वाले चूहे में किसी मोटे चूहे के माइक्रोब्स ट्रांसफर किए गए तो उसका वजन भी बढ़ गया, जबकि एक पतले मनुष्य के माइक्रोब्स किसी पतले चूहे में डालने पर उसका वजन कम ही रहा।
वजन के अलावा गट माइक्रोब्स आपके व्यवहार और ब्रेन के फंक्शन पर भी असर डालते हैं। गट और ब्रेन के इस कनेक्शन को माइक्रोबाइम गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। डिप्रेशन से गुजर रहे ज्यादातर लोगों की आंतों में इन्फ्लामेशन होता है। इससे राहत देने के लिए आंतों में पाया जाने वाला ओसिलिबैक्टर बैक्टीरिया गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड नाम का एक प्राकृतिक ट्रैंक्युलाइजर बनाता है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद की दवाइयों और दिमाग को शांत करने में इस्तेमाल होता है। गट माइक्रोब्स ऑटिज्म से भी बचाव कर सकते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चूहों को ऑटिज्म के लिए जिम्मेदार 4-EPS का इंजेक्शन दिया। इन सब में ऑटिज्म के लक्षण नजर आने लगे, लेकिन जब उनमें बैक्टीरियल फ्रेजिलाइजिस नाम का माइक्रोब डाला गया तो ये न सिर्फ ऑटिज्म सुधरने लगा बल्कि उनकी गट प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। ये प्रयोग अभी मनुष्यों पर नहीं हुआ है, लेकिन इसने इन छोटे छोटे जीवों के बड़े रोल को जरूर समझाया है और भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाई है। दोस्तों, इतना सब सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे माइक्रोबायोम बेहतर बनाया जा सकता है। दरअसल प्रोबायोटिक्स बहुत काम के होते हैं। इनमें जीवित बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं। इनको गुड बैक्टीरिया कहा जा सकता है। इनमें से ज्यादातर आपकी गट में पहले से मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स आपको सप्लीमेंट, फूड आइटम जैसे कई फार्म में मिलते हैं। कुछ में एक ही तरह के बैक्टीरिया होते हैं जबकि कुछ में मिक्स होते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इनकी सेहत से जुड़े होने के दावों को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जिनसे पता चला है कि प्रोबायोटिक्स बच्चों में डायरिया और वयस्कों में IBS होने पर बहुत फायदा करते हैं। आप भी इनके फायदे खुद इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। इस कैटेगरी में ऐसा भोजन आता है जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। इनमें इंसुलिन जैसे डाइटरी फाइबर और लैक्टोज जैसे तत्व आते हैं। बैक्टीरिया इनको खाकर फलते फूलते हैं। प्रोबायोटिक्स की एक स्टैंडर्ड भाषा तो नहीं है, मगर स्टडीज बताती हैं कि इनसे कब्ज, इंसुलिन, क्रॉन्स डिजीज और IBS में बहुत आराम मिलता है। ये कहा जा सकता है कि प्रोबायोटिक्स हाई फाइबर डाइट की तरह काम करते हैं। हमारे पूर्वजों की डाइट में फाइबर की भरपूर मात्रा होती थी, जबकि हम इससे काफी दूर हो गए हैं। ज्यादातर माइक्रोब्स फाइबर पर ही सरवाइव करते हैं, इसलिए इनको भोजन में शामिल करना और भी ज्यादा जरूरी है। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है और इससे रेजिस्टेंस में भी डेवलप हो सकता है। एंटीबायोटिक्स की खोज मॉडर्न मेडिसिन में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, क्योंकि इनके इस्तेमाल से न जाने कितने लोगों को बचाया जाना संभव हुआ। लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। ये गुड और बैड बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर सकते। हम इनका इस्तेमाल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के खात्मे के लिए करते हैं, मगर ये उन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इनके लिए बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। स्टडी से पता चलता है कि अगर बच्चे को जन्म के 6 महीने के अंदर एंटीबायोटिक्स दे दिए जाएं तो इससे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ खराब हो जाती है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आगे चलकर ऐसे बच्चों में मोटापा, अस्थमा और कई तरह की एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बड़ा नुकसान यह है कि कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिडेंट हो जाते हैं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा तब होती है जब आप दवाओं का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। यानी अगर आपकी हालत में सुधार आ रहा है तब भी आपको तब तक दवाई लेनी है जितनी आपके डॉक्टर ने लिखी है, वरना कुछ बैक्टीरिया आपके सिस्टम में रह जाते हैं और समय के साथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन पर ये दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स कृषि क्षेत्र के लिए भी चिंता का विषय है। 1950 में किसानों ने यह देखा कि जिन पशुओं को एंटीबायोटिक्स की हल्की डोज दी जाती है उनका वजन बढ़ने लगता है। जितना वजन उतना मीट और उतना ही मुनाफा। लेकिन इस जगह से उनका रेजिडेंस बढ़ता ही गया, क्योंकि बिना पूरी डोज दिए सभी बैड बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। अब पशुओं की बीमारियों का खतरा बना रहता था, इसीलिए EU ने अपने यहाँ लो डोज एंटीबायोटिक्स बैन कर दिए। हालांकि दूसरे देशों में इनका इस्तेमाल जारी है। आज की तारीख में बस ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग गुड बैक्टीरिया का महत्व समझें और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि माइक्रोब्स हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। हम अपने खान पान में बदलाव करके प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक चीजों का इस्तेमाल करके इनको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत जरूरी हो, न कि हर मामूली सर्दी जुकाम में। और जब भी लेना जरूरी हो तो इनकी डोज अधूरी न छोड़ें। याद रखिए कि दिल का रास्ता तो पेट से ही जाता है, मगर सेहत का रास्ता भी पेट से ही जाता है।
दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।